देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं रियाद से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा के बीच मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। ये वही शारा है जिन पर अमेरिका ने $10 बिलियन का इनाम रखा था। इस मुलाकात का वैश्विक राजनीति में गहरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि सीरिया पर अमेरिकी नीतियों के संदर्भ में ये एक अहम मोड़ हो सकता है। ट्रंप और अल शारा की इस वार्ता में क्या खास बातें थी, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकता है। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के केलर क्षेत्र में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है और भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए हैं। इन आतंकवादियों के पास से आधुनिक राइफल्स और विस्फोटक सामग्री मिली, जो इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सुरक्षा बलों की सफलता से इस क्षेत्र में आतंकवादियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है। मुठभेड़ स्थल से प्राप्त तस्वीरों में बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हथियार और गोला बारूद की पुष्टि हुई है, जो आतंकवादियों के दमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और वहीं राष्ट्रपति भवन में भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की हर हरकत का सटीक और मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने तय रणनीति के तहत दिया। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने सेना के शौर्य और समर्पण की सराहना की। साथ ही कहा कि देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य सशस्त्र बल कर रहे हैं, वो हर नागरिक के गर्व का विषय है। ये मुलाकात इस बात का संकेत भी है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्र की असीमता का प्रतीक बन चुका है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर अब बीजेपी के भीतर ही असहमति की आवाजें उठने लगी है। बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से एक संवेदनशील और सटीक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया इस देश की बेटी है और उनके पराक्रम को पूरा देश सलाम करता है। वीडी शर्मा ने साफ किया कि बीजेपी का नेतृत्व बेहद संवेदनशील है और जब भी ऐसी कोई स्थिति सामने आती है, पार्टी तत्काल उस पर संज्ञान लेती है। उन्होंने बताया कि कुंवर विजय शाह को भी तत्काल इस पर आगाह किया गया है। वीडी शर्मा का यह बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी महिला सैन्य अधिकारियों और देश के रक्षकों के सम्मान को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है, उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो, वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। रुख अब राजस्थान के जयपुर की ओर करेंगे, जहां पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान संबंधों पर हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा कि ट्रंप के बयानों में आतंकवाद या पाकिस्तान के कश्मीर और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पर कोई स्पष्टता नहीं है। उनके बयानों को लेकर पायलट ने चिंता व्यक्त की और ये सवाल उठाया कि आखिर ट्रंप ने पाकिस्तान की भूमिका पर मौन क्यों साधा है। पायलट ने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम संसद का विशेष सत्र बुलाकर पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को
वापस लेने के लिए 1994 में पारित प्रस्ताव को फिर से पारित करे। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा भी की, अप्रत्याशित बताया और पाकिस्तान को एक विफल राज्य करार दिया जो पूरी तरह से अपनी सेना और आईएसआई के नियंत्रण में है। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहां पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है और जो भारत में लगातार मुंबई से लेकर पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर, कल फिर हमने देखा कि तो वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली के रायसीना हिल स्थित दिल्ली सचिवालय में एक अहम बैठक की। ये बैठक लोक शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा को लेकर बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के हर नागरिक की बात सरकार तक पहुंचे, ये उनकी प्राथमिकता है। शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में शिकायतों के निवारण की वर्तमान प्रक्रिया, उनके परिणाम और सुधार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनसेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। आने वाले समय में शिकायतों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के लिए टेक्नोलॉजी की और भी ज्यादा बेहतरी को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो वही महाराष्ट्र से एक अहम अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बड़ा ट्रांसपोर्टेशन अपडेट देखने को मिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काशी गांव के दहीसर तक मेट्रो रूट के तकनीकी परीक्षण की शुरुआत की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेट्रो लाइन जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और इसका विधिवत उद्घाटन भी होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में जहां जगह की भारी कमी है, मेट्रो एक गेम चेंजर साबित होगी। ट्रैफिक की भीड़ से जूझती मुंबई के लिए ये परियोजना राहत की सांस जैसी होगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि 2028 तक मुंबई में मेट्रो नेटवर्क इतना व्यापक हो जाएगा कि लोग बड़े पैमाने पर इसकी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस नई मेट्रो लाइन के जरिए अब मुंबई करों को मिलेगा एक नया, तेज और किफायती सफर, जो समय की बचत करेगा और ट्रैफिक के झंझट से भी छुटकारा दिलाएगा। काशी गांव से दहीसर तक जो मेट्रो का टेक्निकल टेस्टिंग आज यहां पर किया जा रहा है, इस टेक्निकल टेस्टिंग के बाद कुछ दिनों में इसको पैसेंजर के लिए खुला किया जाएगा। इसका विधिवत हम लोग उद्घाटन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वीरा भाईंदर में जो सुभाष चंद्र मैदान है, वहां से लेकर तो अंधेरी तक पूरी कनेक्टिविटी हम लोगों ने तैयार की है। अंधेरी से आगे की कनेक्टिविटी भी तैयार हुई है। मेट्रो लाइन 3 जो इसको कनेक्ट होती है, कुलाबा तक जाती है और इधर ये जो सुभाष चंद्र मैदान है वहां से डोंगरी, जैसे डोंगरी में डेपो बनेगा वैसे ही वहां से विरार तक एक कनेक्टिविटी हम तैयार करेंगे और इस पूरी कनेक्टिविटी को थाने के साथ जोड़कर एक लूप तैयार होगा, जिसके कारण मुंबई और एमएमआर रीजन के सारे जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मेट्रो की एक सीमलेस
वहीं महाराष्ट्र की मेट्रो को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेट्रो रूट 9 पर दहीसर पूर्व से काशी गांव तक चल रही मेट्रो तक तकनीकी निरीक्षण किया। ये मेट्रो लाइन उन इलाकों को जोड़ने जा रही है जहां अभी तक सुचारू सार्वजनिक परिवहन की बड़ी कमी महसूस की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी परीक्षण के बाद जल्द ही इस रूट पर मेट्रो को आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस रूट से न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। मेट्रो नेटवर्क को लेकर राज्य सरकार का विजन है कि साल 2028 तक मुंबई में मेट्रो की पहुंच को कई गुना बढ़ाया जाएगा। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर बेहद भावुक प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटा दिया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसका ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन को भी समझ आ गया कि ये नया भारत है। शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम ने सेना के साथ खड़े होकर देशवासियों की भावनाओं का समर्थन किया। उन्होंने दोहराया कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। एकनाथ शिंदे ने सेना के पराक्रम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सलाम करते हुए कहा कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है और इसलिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं देशभक्त, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहलगाम में हमारे बहनों का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है और इसलिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा और इसलिए मैं देश के तो कैबिनेट की बैठक के बाद एक अब अहम प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। चलिए उस ओर भी एक रुख कर लेते हैं। भी बहुत मिल रहा है। अभी डिज़ाइन में भी भारत की कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। जैसा कल एक जापानीज़ कंपनी ने अपना सेटअप किया डिज़ाइन यूनिट, और भी बहुत सारे डिज़ाइन यूनिट्स है देश में। आज के केवल कल वाले की खास बात ये थी कि इसमें 3 नैनोमीटर की डिज़ाइन हो रही है, जबकि अब तक 5 और 7 नैनोमीटर्स मोस्ट एडवांस्ड नोड्स की डिज़ाइन भारत में होती थी। अब 3 नैनोमीटर की डिज़ाइन भी होने लगी। तो एक तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और इसको आगे बढ़ाते जाना है। या सेकंड रो में और कोई नहीं। थर्ड रो, वी स्टार्ट फ्रॉम थर्ड रो, दैट्स इट। थर्ड 76 सर, कैबिनेट की आज की बैठक में क्या अपना परिचय भी दे दीजिए। मुकेश कौशिक हूँ मैं, दैनिक भास्कर से। कैबिनेट की आज की बैठक में क्या सारे कैबिनेट सहयोगियों ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बधाई दी और सेंस क्या था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज़। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हम कैबिनेट के डिसीजंस पे फोकस करें। 13 नंबर। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। एक जानकारी मुझे ये चाहिए, जैसे 6 अपने सेंटर्स खोले गए सेमीकंडक्टर्स के, तो स्टेट्स का चयन किस आधार पे किया जाता है? स्टेट्स का चयन एप्लीकेंट्स खुद करते हैं। थर्ड रो।
272. थैंक यू सर। आप प्रदीप टोटल न्यूज से सर, मेरा सवाल ये है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था सर। नहीं, अभी और आप केवल नहीं, कैबिनेट पे ही सर सवाल है। सर, उस पे जिस तरीके से फैसले लिए गए सरकार की ओर से और किस तरीके से आप आत्मनिर्भर बनाए कैबिनेट डिसीजन पे फोकस करो। 166। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्सेस सर। सर पहला स्वदेशी चिप कब तक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 प्लांट सेमीकंडक्टर का करने जा रहे हैं। पहला 2025 में प्रोडक्शन हो जाएगा। फोर्थ रो। Yes. This is Pragya from Times Now. I just wanted to check with you whether government has taken any action on foreign media regarding fake news, sir. आज की कैबिनेट पे डिसीजन करो ना, इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स अ कैबिनेट ब्रीफिंग। इस तरह फोर्थ रो। 45. Sir, could you speak about Jewar being chosen as the location for the setting up of this factory? And secondly, I wanted to check if the company has given any guidance in terms of operational rollout of chips from this factory. 2027 operational rollout. And Xever is basically it's up and coming industrial area. ये 236 अभी से फ्लोर यहाँ 236. Hi sir, I'm Vesh from Economic Times. Sir, by when can we expect groundbreaking for this, and is there any projection of how much of this investment will be by the private sector and how much of it will be तो government? अभी आप अश्वनी वैष्णव को सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर के अपनी बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे, जिसमें 2000 एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बड़ी बातें कही गई है। फिलहाल चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। देशभक्ति के नारों और तिरंगों से सजे इस आयोजन में शिंदे ने कहा कि हमारी सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जो त्याग किया है वो अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए हम शहीदों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हर देशवासी की ओर से उन्हें नमन करते हैं। ठाणे की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि देश आज भी अपने सपूतों के बलिदान को याद करता है और हमेशा करता रहेगा। तो वही सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम में इस बार फिर से ब्रिज कुंवर देवी एलिड्रिज पब्लिक स्कूल उरई के छात्रों ने न सिर्फ जिले का नाम रोशन किया बल्कि पूरे बुंदेलखंड में अपने मेधा का परचम लहराया है। हाई स्कूल ने छात्र अक्षत निरंजन ने 97.8 अंक प्राप्त कर टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। वहीं इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग से उत्कर्ष सिंह ने भी 97.8 अंक हासिल कर जिले को गर्व महसूस कराया। रसायन विज्ञान में नैना वाजपेयी ने 100 में से 100 अंक लाकर विषय में जिला टॉप किया है। कला वर्ग में शौर्य विसेन ने 96.8 और कॉमर्स वर्ग में शिवन्या कश्यप ने 92.8 अंक प्राप्त किए हैं। एलिड्रिज पब्लिक स्कूल के ये नतीजे ये साबित करते हैं कि ये स्कूल अब सिर्फ और चलिए आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की ओर, जहां पर शराब घोटाले के सिलसिले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सीमेंट्स के निदेशक गोविंदप्पा बालाजी को गिरफ्तार किया है। उन्हें मेडिकल जांच के बाद विजयवाड़ा एसबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनका बयान दर्ज किया गया है। इस मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है और अधिकारियों का कहना है कि ये घोटाला राज्य में बड़े पैमाने पर फेल हो चुका है। अधिकारियों का दावा है कि गोविंदप्पा बालाजी ने शराब के अवैध वितरण में अहम भूमिका निभाई थी।
तो वही सीडीएस जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विचार साझा किए हैं। इस बैठक में तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल, संयुक्तता और रणनीतिक मार्गदर्शन से हुए बहु डोमेन ऑपरेशनों की सफलता पर थिंक टैंकों को साथ गहन चर्चा की गई। तो वही दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति बीआर गवई को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में शपथ दिलाई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में न्यायपालिका के इस महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है। तो वही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद को उनकी नियुक्ति पर ट्विटर के जरिए बधाई दी। जयशंकर ने भारत कनाडा संबंधों को मजबूत बनाने की उम्मीद भी जताई है। चलिए एक अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के चीन के बेतुके प्रयास की कड़ी निंदा की है। बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बताते चले आपको, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नाम बदलने से नहीं बदलेगी हकीकत। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। ये प्रतिक्रिया चीन द्वारा हाल ही में अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों को चीनी नाम देने के प्रयास के बाद आई है। भारत ने इसे खारिज करते हुए सख्त आपत्ति जताई। नाटकीय तरीकों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि 4 दिनों तक सीमा पर संघर्ष के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। तो वही विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका को बीच बचाव के लिए टेबल पर आने को कह रहा है। जरा इस रिपोर्ट से समझिए इस पूरे वाक्यांश का महत्वपूर्ण अंग। पर्दे के पीछे की बातचीत और अमेरिका की भूमिका। भारत पाकिस्तान के बीच कैसे रुका संघर्ष? क्या कई देशों की थी इसमें भूमिका? दरअसल पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम के बाद अमेरिका की टीम रावलपिंडी पहुंची। अब इसमें यहां से कई कहानियों को जन्म दे दिया गया। एक कहानी आ रही है कि टीम के द्वारा नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। वहीं दूसरी कहानी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुए हैं। पाकिस्तान में परमाणु सुरक्षा प्रभावित हुए हैं, इसलिए अमेरिका संतुष्ट होना चाहता है कि परमाणु हथियार किसी गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कितना सच और कितना फसाना है, ये सरकार को आकर क्लियर करना चाहिए। वहीं एक कहानी ये भी बन रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान में चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया है। अब पाकिस्तान के बारे में क्या बताएं, उसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। जिसने पैसा दिया उसके साथ हो गया। वहीं एक कहानी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का 9 मई को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को किया गया फोन कॉल संभवतः निर्णायक बिंदु रहा होगा, क्योंकि अलग अलग देश के नेताओं ने इस युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि नेताओं की भूमिका के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं जानते, लेकिन पिछले 3 दिनों में यह स्पष्ट हो गया है कि कम से कम 3 देश तनाव कम करने के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि इस कूटनीति में 3 दर्जन देश शामिल है। इसमें तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका भी शामिल है। हालांकि
3 दर्जन देश की बात गलत मालूम होती है। और ऐसे भी पाकिस्तान के मंत्रियों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वे लोग हमेशा अपने लोगों को अंधेरे में रखने के सिवा और कुछ नहीं करते। हालांकि अमेरिका शुरुआत में अलग थलग सा दिखाई दिया था। जैसे ही तनाव बढ़ा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि मैं दोनों देशों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इन दोनों देशों के नेताओं से इसे सुलझाते हुए देखना चाहता हूं और मैं उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। उम्मीद है कि वे अब रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक अमेरिका बीच में कूद पड़ा और पाकिस्तान पर अचानक युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने लगा। तो एक बात स्पष्ट होना चाहिए, अमेरिका एक व्यापारिक देश है। उसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ दिखा होगा जिसके लिए वह आगे आया। वो पाकिस्तान में अपना आर्थिक हित हो सकता है, चीन की तकनीक को पाना हो सकता है, या फिर जो IMF ने लोन दिया हो उसकी उगाही हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई और दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता है। वहीं बाराखाने से ये भी कहानी निकलकर सामने आ रही है। जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दोहरे संकेत दिए। एक तरफ सैन्य जवाबी कार्रवाई तो दूसरी तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाना, जो कि परमाणु क्षमता की याद दिलाने का संकेत देता था। पाकिस्तान कमांड अथॉरिटी देश के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखती है और उसके इस्तेमाल संबंधी फैसले लेती है। यह वही समय था जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका को लगा कि अब इससे बाहर रहना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका के व्यापक रणनीति और आर्थिक हितों ने अमेरिकी प्रशासन को दोनों परमाणु संपन्न प्रतिद्वंदियों को तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक बढ़त दी। हालांकि इस बात में जिस एक चीज ने मदद की है वो है अमेरिका का भारत के साथ गहरा होता संबंध। लेकिन क्रेडिट वॉर में ट्रंप बाजी मार गए और यहीं से सारा रायता फैल गया, क्योंकि भारत की जनता भी युद्ध नहीं चाहती, लेकिन इस तरह नहीं कि कोई तीसरा आए और बीच का मुखिया बन जाए। लेकिन सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध विराम किसी तीसरे पक्ष के बीच में आने से नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने फैसला लिया है। वहीं भारत ने इस दौर में पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि सुधर जाओ, वरना तुम्हारा ऐसा कोई ठिकाना नहीं जो भारत अगर चाह ले और वह बच जाए। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर पर्दे के पीछे कई कहानियां चल रही हैं, कूटनीतिक दबाव और रणनीति की। अमेरिका ने अचानक हस्तक्षेप क्यों किया? जानकार मानते हैं पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों और चीन से जुड़ी तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।